जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के अभी की सबसे बड़ी खबर की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, यूरोप और G7 देशों का व्लादिमीर पुतिन के भारत में रहने तक का ही था इंतजार। भारत से जैसे ही लौटे पुतिन, उधर रशिया के खिलाफ महासाजिश रचने लगे ये देश। मच सकता है भारी बवाल। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। तो वहीं पुतिन के भारत पहुंचते ही तुर्की में मची हलचल। S-400 फेंकने की बड़ी तैयारी में एर्दोगन। आखिर क्यों S-400 को लेकर ऐसा कदम उठाने वाला है तुर्की का ये और मुस्लिम देशों का डॉन बनने वाले एर्दोगन। तो वहीं आपको बताएंगे क्या भारत से माफी मांगेंगे मिस्टर ट्रम्प। बैकफायर कर गया पाकिस्तान का प्रेम। मुनीर को जेल में डालने का बढ़ गया प्रेशर। जी हां दोस्तों, अमेरिका में मचा बवाल। भारत से माफी मांगने के लिए अमेरिकी लोगों ने ट्रम्प पर डाला प्रेशर। साथ ही साथ बताएंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान की सेनाओं को एक साथ साझा अभ्यास करना पड़ा। वहीं दोस्तों पहली बार बांग्लादेश से हिंदुओं को लेकर ऐसी खबर जो आपको वाकई में चौंका देगी। अगर हम आपको कहे कि बांग्लादेश की स्ट्रीट पर है हिंदुओं का दबदबा, तो क्या आप मानेंगे? जी हां दोस्तों, खबर पहले आपको बताएंगे तब आप बताइएगा। साथ ही साथ एक चौंका देने वाली खबर बताने वाले हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का सपना हुआ पूरा। आखिरकार मिल ही गया शांति पुरस्कार। एक से एक बेहतरीन खबर बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत रशिया की दोस्ती से बेहतर किसी और देशों की दोस्ती नहीं हो सकती और अमेरिका कभी भी रशिया का स्थान नहीं ले सकता भारत के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बेहतरीन खबर की, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा अभी अभी जस्ट समाप्त हुई है, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। लेकिन दोस्तों मॉस्को लौटते ही पुतिन को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। दुनिया की सबसे संपन्न लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं रशिया के समुद्री तेल व्यापार पर अपने अब तक के सबसे कठोर कदम की तैयारी में लग गई है। दरअसल यूरोपीय संघ और G7 देश रशिया के खिलाफ एक नई महासाजिश रच रहे हैं, जिसके तहत ये देश रूसी तेल निर्यात पर पूर्ण समुद्री बैन लगाने की योजना बना रहे हैं। यह कदम रशिया की युद्ध अर्थव्यवस्था को सीधा निशाना बनाएगा, क्योंकि तेल रशिया के केंद्रीय बजट का लगभग 1/4 हिस्सा मुहैया कराता है। एक विशेष रिपोर्ट के मुताबिक यह योजना रूसी तेल की कीमत सीमा को पूरे तरीके से समाप्त कर देगी और पश्चिमी टैंकरों, बीमा तथा झंडियों के उपयोग पर रोक लगा देगी। क्या यह वैश्विक तेल बाजार में भूचाल लाएगा? दोस्तों G7 देशों और यूरोपीय संघ ने रूसी कच्चे तेल के लिए समुद्री सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार शुरू कर दिया है। यह कदम पश्चिमी जहाजों और बीमा सेवाओं को रोक देगा, जो अभी भी रशिया के तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा ढो रहे हैं। यह जानकारी सीधे तौर पर बातचीत से जुड़े 6 सूत्रों ने रॉयटर्स को दी है। दोस्तों रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि G7 और EU अब प्राइस कैप को ताक पर रखकर पूर्ण समुद्री सेवाओं प्रतिबंध यानी कि फुल मैरीटाइम सर्विसेज बैन लगाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है आपको बता दें, रूसी तेल या ईंधन को ले जाने वाले किसी भी जहाज को पश्चिमी टैंकर, बीमा या पंजीकरण सेवाएं नहीं मिलेंगी, चाहे वो कहीं भी जा रहा हो। यह योजना मुख्य रूप से रशिया के एशियाई बाजारों को निशाना बनाएगी। रूस का 1/3 से अधिक तेल निर्यात मुख्यतः भारत और चीन को अभी भी ग्रीस, साइप्रस और माल्टा जैसे EU देशों के टैंकरों से होता है, जिस पर पूर्णतः रोक लगा दिया जाएगा। दोस्तों यानी कि प्रस्तावित प्रतिबंध मौजूदा प्राइस कैप सिस्टम को खत्म कर देगा और उस समुद्री व्यापार को निशाने पर लेगा जिसमें रूस भारी मुनाफा कमाता है। रूस अभी भी अपने तेल का 1/3 से अधिक हिस्सा पश्चिमी देशों के स्वामित्व वाले जहाजों और सेवाओं के माध्यम से भेजता है। यदि G7 EU इस प्रतिबंध को मंजूरी देते हैं तो रूस को मजबूरन अपने शैडो फ्लीट यानी पुराने कम निगरानी वाले अस्पष्ट स्वामित्व वाले जहाजों पर अधिक निर्भर होना पड़ेगा। प्रतिबंध लगने पर रशिया को अपना शैडो फ्लीट दुगना करना पड़ेगा, जो पहले से ही 1423 जहाजों का जाल है, जिनमें 921 प्रतिबंधित है। दोस्तों ये बड़ा फैसला, बड़ा कदम रशिया के खिलाफ महासाजिश उठा रहे हैं यूरोप और G7 देश। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? क्या पुतिन और मोदी की दोस्ती नहीं देख सकते ये देश? अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी मानते हैं इनके कदम से भारत को और रशिया को जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। लेकिन वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, शेयर अवश्य करिएगा। चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक और चाहे X यानी ट्विटर, जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, वो भी चौंका देने वाली खबर है। दरअसल
राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा पूरी कर लौट जाने के बाद बड़ी खबर आ रही है कि तुर्की रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरे तरीके से फेंक देगा। इसी वजह से तुर्की और अमेरिका के रिश्तों में लंबे समय से चली आ रही खटास अब खत्म होती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और तुर्की में अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक ने बहुत बड़ा दावा किया है कि तुर्की जल्द ही रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को हटाने की तैयारी में है। ये वही सिस्टम है जिसके कारण तुर्की को F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था। अब अमेरिकी पक्ष का कहना है कि अगर तुर्की S-400 का इस्तेमाल पूरे तरीके से छोड़ देता है तो आने वाले महीनों में F-35 खरीद का रास्ता फिर से खुल सकता है। दोस्तों, बैरक ने अबू धाबी में एक सम्मेलन के दौरान कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 4 से 6 महीनों में यह मुद्दा सुलझ जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या तुर्की S-400 छोड़ रहा है तो उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया, हाँ। 2017 में तुर्की ने रशिया के करीब $2.5 अरब की डील करके S-400 सिस्टम खरीदा था। रशिया ने 2019 में इसकी डिलीवरी भी कर दी थी, लेकिन अमेरिका ने साफ कहा था कि F-35 और रूसी S-400 एक साथ ऑपरेट नहीं किए जा सकते। इसके बाद तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया और प्रतिबंध भी लगा दिए गए। इस कदम से दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बैरक ने बहुत बड़ा दावा किया कि तुर्की सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन S-400 की मौजूदगी ही अमेरिका के लिए बड़ी बाधा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि तुर्की समझ चुका है कि अगर वो पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है तो फिर उसको S-400 से छुटकारा पाना ही होगा। जी हाँ, पिछले कुछ महीनों में तुर्की की ओर से कई बार संकेत दिए गए हैं कि वो F-35 प्रोग्राम में वापसी चाहता है। तुर्की ने पहले ही $1.4 अरब जेट्स के लिए एडवांस में दे दिए थे, लेकिन अमेरिका ने कोई रिफंड नहीं किया। अब बैरक का ताजा बयान दोनों देशों के बीच बदलते माहौल का संकेत देता है। लेकिन वहीं जो चौंका देने वाली खबर है, आपको बता दें, क्या भारत से माफी मांगेंगे ट्रंप? मुनीर को जेल में डालने का बढ़ा दिया गया प्रेशर बैकफायर कर गया पाकिस्तान का अमेरिका में प्रेम। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी कई नीतियां बैकफायर होती दिखाई दे रही हैं। एक तरफ उन्होंने टैरिफ थोपकर कई देशों की नाराजगी मोल ले ली, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से डॉलर भी ट्रंप को भारी पड़ रहा है। बीते दिनों 44 सीनेटर ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को खत लिखकर आसिम मुनीर पर बैन लगाने की बड़ी मांग की थी। वहीं अब ट्रंप को भारत से माफी मांगने की भी सलाह दी जा रही है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम का बेमतलब बता दिया। उन्होंने आसिम मुनीर की असलियत बताते हुए कह दिया कि उनके देश को आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। ट्रंप ने पाकिस्तान को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित कर दिया था, जिस पर रिएक्शन देते हुए पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा कि अमेरिका का पाकिस्तान को गले लगाना रणनीतिक रूप से बिल्कुल बेकार है, उसे तुरंत आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। रूबिन ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के व्हाइट हाउस दौरे पर आपत्ति जताई। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक रूबिन ने कहा कि अगर आसिम मुनीर अमेरिका आते हैं तो उनका सम्मान करने के बजाय उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। रूबिन ने यह तक कहा कि अमेरिका को भारत के प्रति अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए, खास तौर पर रशिया से तेल खरीदने के कारण भारत के आयात पर अगस्त में अतिरिक्त 50% टैरिफ लगाने के बेतुका फैसला माफी मांगने लायक है। उन्होंने कहा कि भले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को माफी मांगना पसंद नहीं है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के हित उनके निजी अहंकार से ऊपर है। रूबिन ने शांतिपूर्ण कूटनीति की आवश्यकताओं पर जोर दिया है और कहा है कि पिछले 1 साल में हमने भारत के साथ जैसा दुर्व्यवहार किया उसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से माफी की सख्त जरूरत है। जी हाँ, यानी उनका कहना है कि पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर को अमेरिका आते ही अरेस्ट कर दिया जाना चाहिए और पाकिस्तान देश को आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं इनका कहना बिल्कुल सही है, पाकिस्तान एक आतंकिस्तान देश है, उसको आतंकवाद को पालने वाला देश आतंकिस्तान घोषित किया जाना चाहिए। तो आप लोग ये बात कमेंट में जरूर कहिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, खबर यह भी है कि भारत में पुतिन के लिए जो रेड कारपेट बिछाया गया दोस्तों, उसको लेकर ट्रंप का कैसा रिएक्शन रहने वाला है, ये बड़ी जानकारी है। भारत में पुतिन के स्वागत के लिए जो रेड कारपेट बिछा, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी खुद एयरपोर्ट पर जाकर उन्हें गले मिले, ये सिर्फ दोस्ती का इशारा नहीं था, ये एक ऐसा पल था, ऐसा मोमेंट था जिसे सबसे ज्यादा ध्यान से शायद डोनाल्ड ट्रंप ही देख रहे थे। वजह भी साफ है दोस्तों, जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से ट्रंप भारत पर इतना दबाव बना चुके हैं, इतना ज्यादा प्रेशर दे चुके हैं कि ये स्वागत उनके लिए किसी तमाचे जैसा भी लग सकता है और एक चेतावनी भी। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसमें 25% तो साफ साफ रशिया से तेल खरीदने की सजा है। उनके सलाहकार नवारो ने तो यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध कहकर बयानबाजी भी कर डाली थी। आपको याद होगा दोस्तों, यानी ट्रंप ये दिखाना चाहते थे कि अगर भारत जो है वो रशिया से दूरी नहीं बनाएगा तो अमेरिका कीमत वसूलेगा, भारत को बर्बाद करेगा अमेरिका। लेकिन दुनिया ने जो देखा वो ये है कि भारत दबाव में नहीं झुकता और यही बात ट्रंप को
को सबसे ज्यादा चुभ गई होगी दोस्तों। सवाल तो यह है कि पुतिन का स्वागत देख ट्रम्प क्या सोच रहे होंगे। अगर आपको बताएं तो पुतिन को भारत में मिला यह सम्मान ट्रम्प को जरूर उस पल की भी याद दिला रहा होगा जब पहली बार उनके लिए भारत में नमस्ते ट्रम्प जैसा मेगा शो हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तब ट्रम्प को वो इज्जत दी गई थी जो शायद किसी और देश में उसको यानी ट्रम्प को नहीं मिल सकती थी, और ना आज तक मिली है उन्हें वो मेहमानबाजी मिली जिसके लिए भारत मशहूर है। पुतिन के स्वागत की तारीफ रूसी मीडिया भी कर रहा है, लेकिन ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में सब उलट गया। टैरिफ, सख्त वीजा, रशिया पर लेक्चर, पाकिस्तान को लेकर परेशान करने वाले बयान, इन सब ने भारत अमेरिका रिश्तों में खटास ला दी। और अब उसी भारत ने पुतिन को वही खास तवज्जो देकर दुनिया को दिखा दिया कि भारत दोस्ती अपनी शर्तों पर करता है, दबाव में आकर नहीं। जी हाँ, अगर आप भी दोस्तों भारत के कदमों से खुश हैं और भारत की कूटनीति से पूरे तरीके से 100% खुश है दोस्तों, तो जरूर अपनी राय दीजिएगा इस मुद्दे पर। लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्या अमेरिका के दबाव में आकर रशिया के साथ रिश्ते खराब करने चाहिए? बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दे, इतना ही नहीं, दूसरी ओर जयशंकर जी ने भी कह दिया किससे रिश्ता रखना है ये हम तय करेंगे, ना कि किसी के दबाव में आकर बता दें। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने साफ साफ कह दिया कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत अपनी रणनीतिक आजादी पर कायम है और किसी भी देश को यह तय करने का हक नहीं है कि भारत किससे कैसे संबंध रखने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड समझौते में भारत किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कड़ा मोलभाव कर रहा है। नई दिल्ली में HT लीडरशिप समिट 2025 के मंच पर जयशंकर जी ने यह बड़ा और तगड़ा बयान दिया दोस्तों। इतना ही नहीं, आपको बता दें, रूसी मीडिया का यूरोप पर तगड़ा हमला, भारत में पुतिन का स्वागत देख जल गए दुश्मन। जी हां, रशिया के सरकारी टीवी चैनलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत को लेकर पश्चिमी मीडिया पर सीधा हमला बोला है। BBC में छपी रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को प्रसारित रूसी पॉलिटिकल शो में एंकरों ने दावा किया है कि भारत में पुतिन के भव्य स्वागत ने पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ को परेशान कर दिया है। तो दोस्तों वहीं आपको सबसे बड़ी और अहम जानकारी बता दें, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने किया साझा अभ्यास, मुस्लिम मुल्क में साथ आए दुश्मन देश। एक्सपर्ट ने बताया रिश्तों पर असर। जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी का लंबा इतिहास रहा है। दोनों देशों के बीच कई युद्ध हो चुके हैं और वैश्विक मंचों पर भी दोनों एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं। खास तौर से इस साल में मई में हुई 4 दिन की सैन्य झड़प के बाद तो दोनों देशों के रिश्ते बेहद निचले स्तर पर हैं। इस सब के बीच दोनों देशों की सेनाओं ने एक साथ युद्धाभ्यास किया है। ये मुश्किल लगने वाला काम SCO के झंडे के तले ईरान में हुआ है। ईरान के साहंद में मौजूदा साल 2025 का शंघाई सहयोग संगठन SCO के नेतृत्व में आतंकवाद निरोध अभ्यास हुआ है। इसमें भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने एक ही मैदान साझा किया। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि यह अभ्यास भारत पाकिस्तान के रिश्ते में सुधार का कार्य नहीं करता है। यह एक संस्थागत मजबूरी है जिसे दोनों पक्षों ने निभाया है। आपको बता दें, यह संयुक्त आतंकवाद निरोध अभ्यास ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में दिसंबर महीने की 1 तारीख को शुरू होकर शुक्रवार 5 दिसंबर को समाप्त हुआ, जिसमें SCO के सभी 10 सदस्य देशों जैसे कि ईरान, चीन, रशिया, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस ने इसमें भाग लिया। दोस्तों वहीं बता दें, बांग्लादेश की इस सीट पर है हिंदुओं का तगड़ा दबदबा। कट्टर मुस्लिम संगठन ने भी उतारा हिंदू कैंडिडेट। दोस्तों बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और इसी बीच खुलना एक सीट सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। और सुर्खियां बटोरे भी क्यों ना दोस्तों, वजह भी साफ है। पहली बार कट्टर इस्लामिक छवि वाली पार्टी जमात इस्लामी ने यहाँ हिंदू उम्मीदवार कृष्णा नंदी को टिकट दिया है। हिंदू बहुल वत्स इलाके में यह कदम केवल चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की राजनीति की दिशा बदलने वाला माना जा रहा है। बांग्लादेश की राजनीति में हिंदू समुदाय लगभग 10% है, लेकिन कई सीटों पर यह निर्णायक भूमिका निभाता है। खुलना एक की दोनों उप जिलाएं डाकोप और बटिया घाटा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, जहां दशकों से हिंदू नेताओं का ही दबदबा रहा है और 1996 से अब तक हर बार इसी समुदाय से सांसद चुना गया है। जमात इस सामाजिक सांख्यिकी को भांप रही थी और इसी वजह से उसने मुस्लिम चेहरे की जगह कृष्णा नंदी पर दांव लगा दिया। पार्टी के स्थानीय नेताओं का कहना है कि कृष्णा नंदी लोकप्रिय हैं, ग्राउंड लेवल पर मजबूत पकड़ रखते हैं और हिंदू वोट बैंक में नई एंट्री के लिए सही चेहरा है। यही वजह है कि पहले घोषित उम्मीदवार अबू यूसुफ को बदलकर नंदी के नाम को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों अगर आप ये पूछेंगे कि कौन है कृष्णा नंदी, तो आपको बता दें कृष्णा नंदी कोई अचानक सामने आया चेहरा नहीं है। वे 2003 से जमात के सदस्य हैं। 1000 टका देकर पार्टी की सदस्यता ली थी। डुमुरिया उप जिला जमात की हिंदू कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। पेशे से वे व्यवसायी हैं और पिछले कुछ
कुछ महीनों से जमात के मंचों पर सक्रिय भी हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी भी कि सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।